ये जो रियल इंसिडेंट आज हमें भेजा है, ये सैम ने भेजा है, जो कि अमृतसर के रहने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं हर वीडियो में ये नहीं कहता, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक सिचुएशन आपके घर में कभी ना कभी बनती होगी जहाँ पर आपकी शादी की बात चल रही हो, फिर संतान प्राप्ति की बात चल रही हो। उसी से रिलेटेड आज ये पूरी वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो इसमें सस्पेंस, हॉरर, इमोशंस बहुत सारे जुड़े हैं। वीडियो को देखने के बाद सबसे पहली जो रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आखिरी में शायद मैं बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। सैम, जिन्होंने हमसे पूरा रियल इंसिडेंट शेयर किया, उनका जन्म अमृतसर में हुआ। मम्मी पापा एक छोटी बहन के साथ वो अपने घर में रहा करते थे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रही, सब कुछ बहुत सही था। हालांकि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी सैम ने बताया कि उनके पापा ने उन्हें पूरी कोशिश करी एक अच्छा जीवन देने की, और वो उसमें कहीं ना कहीं खड़े भी उतरे। ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनका चर्च जाना आना लगा रहता था, जैसे कि आम हिंदू मंदिर में जाते हैं, और कहीं ना कहीं हर रिलीजन में इस तरीके से चीज़ों को निभाया जाता है। उसके बाद सैम ने बताया कि अक्षय भाई 2016 में फाइनली मेरी शादी हुई, और मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी समझने वाली हैं सारी चीज़ों को। 2018 में इन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, इनकी पहली संतान, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और जो सैम ने मुझे बताया कि मेरी वाइफ की डिलीवरी उनके ससुराल में हुई थी, क्योंकि ससुराल में एक नर्स थी जो डिलीवरी का ही काम किया करती थी। इसके बाद 2020 में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम था एलिस, जो कि 6 महीने का हुआ था, और पूरा मोहल्ला उससे मिलने आता था, लोग खिलाते थे उस बच्चे को। और वो बच्चा ऐसा बच्चा हुआ करता था कि सैम ने बताया कि भाई जितने भी लोग मिलने मिलाने वाले आते थे ना, वो ये कहते थे यार तुम्हारे घर में से ना ये बच्चा किसी से मिलता जुलता लगता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि ये बच्चा इतना प्यारा है, इतना हेल्दी है, और किसी भी गोद में बहुत आराम से चला जाता है। सैम ने बताया कि अक्षय भाई आप अगर मेरे घर आओगे, या कोई भी मेरे घर आएगा ना, मेरे बच्चे को उठाने की कोशिश करेगा, तो मेरा बच्चा फुदक के उसकी गोद में चला जाएगा, जो कि एक आम बच्चा नहीं करता। और वो बच्चा दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा खेला करता था। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती थी, और वो बच्चा रोता नहीं था चोट लगने पे भी। घर का लाडला, बेटी होने के बाद जो बेटा हुआ था, आपको पता है जब भी कोई नई संतान होती है तो उसे प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। सैम ने बताया कि 2020 में कोविड लगा, और हमारे घर में जैसे कुछ पाबंदी सी आ गई थी, लेकिन बच्चे के साथ सब बहुत खेलते थे। जो उसकी बड़ी बहन थी जिसका जन्म 2018 में हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा खेला करती थी। बच्चा 6 महीने का हो गया था, और जैसे कि सैम ने बताया कि उनका भी जन्म जो है ससुराल में हुआ था, क्योंकि ससुराल में नर्स रहा करती थी उनके रिलेटिव में, उसका काम डिलीवरी का ही हुआ करता था। सैम ने बताया कि भाई ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, और सैम का जो काम था वो था पेंटिंग का। मतलब वो पेंट किया करते थे घर में जाके, जो लोगों के घर पे पेंट का काम हुआ करता था। तो सैम ने बताया कि अक्षय भाई 2020 में जब पाबंदियाँ चल रही थी, तो कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स भी उनके पास आ रहे थे। एक ऑर्डर आया था, बहुत बड़ा ऑर्डर था, जहाँ पर एक बड़ा परिवार था, और वो अपने बच्चे की शादी करवाना चाहते थे, और उनको अपने घर में पेंट का काम बहुत जल्दी तरीके से करवाना था। सैम ने बताया कि अक्षय भाई एक दिन जब मैं पेंट करके अपने घर पे वापस आया, तो मैंने देखा कि जो एलिस है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। सैम ने बताया कि अक्षय भाई मैंने पिछले 6 महीने में ना एलिस को कभी ऐसे रोते देखा नहीं था। मतलब एलिस को देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे आज या तो इसे बहुत बुरी चोट लगी है, या कोई पिन चुभ गई है, या कुछ ना कुछ तो हुआ है। सैम ने बताया कि अक्षय भाई मुझे कभी ना अपने एलिस से इस तरीके से प्यार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैं उसे गोद में उठाऊं या कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने उसे कभी रोते ही नहीं देखा था। सैम ने उसे गोद में लिया और प्यार करा, उससे बोला कि क्या हुआ बेटा, आज तक तो हमने तेरे को रोते नहीं देखा, आज तुझे क्या हो गया। तो सैम ने बताया कि एलिस जो था वो एक ही चीज़ पर रोया करता था जब उसे भूख लगा करती थी। अदरवाइज वो दिन में कभी भी नहीं रोता था, रात को भी कभी हमने उसे रोते नहीं देखा। मतलब जब से उसका जन्म हुआ था एलिस को किसी ने रोते ऐसे देखा ही नहीं था। सैम ने अपनी वाइफ को कहा कि एलिस को भूख लगी होगी तो तुम इसे दूध वगैरह पिला दो, दूध पिलाने के बाद शायद ये सो जाए। सैम ने बताया कि अक्षय भाई ऐसा ही हुआ, एलिस ने दूध पिया और उसके बाद वो सो गया। तो सैम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उन्होंने यही सोचा कि यार चलो फाइनली अब बच्चा सो गया तो वो भी सो जाए। सैम अपनी वाइफ के साथ कमरे में सो गए, और उनकी बहन बाहर अपने मम्मी पापा के साथ सो रही थी। सैम ने बताया कि अक्षय भाई जब भी एलिस उठता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि वो उठने के बाद हंसता रहता है। लेकिन आज कुछ अलग ही बात थी, जब सुबह अगले दिन एलिस उठा तो वो फिर रोना शुरू कर देते हैं, और सैम और उनकी वाइफ देख के अचानक से थोड़ा हैरान से हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, मतलब नज़र तो नहीं लग गई। इन लोगों ने नज़र भी उतारी, हालांकि क्रिश्चियन फैमिली इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी इन्होंने नज़र उतारी। तो सैम काम के लिए काफ़ी लेट हो रहे थे, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, हालांकि इसे भूख लग रही होगी तो इसे दूध वूध पिला दो और इसे आराम से अपने पास रखना।
सैम अपने काम पे निकल गए और सैम ने बताया कि अक्षय भाई, हालांकि ना मैं घर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ जब मैं काम पे होता हूँ, लेकिन मेरा बार बार ध्यान ना एलिस के ऊपर जा रहा था कि मैंने कभी एलिस को ऐसे रोते नहीं देखा, लेकिन आज मैंने काफ़ी टाइम बाद एलिस को ऐसे रोते देखा और बैक टू बैक रोना थोड़ा सा ठीक नहीं होता। उनके दिमाग में चीज़ें यही चल रही थी। तभी काम करते करते दोपहर में फ़ोन आता है उनकी वाइफ का और वो बोलती है कि मेरे हिसाब से आपको घर आ जाना चाहिए, एलिस बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा है। तो सैम ने सोचा कि यार मैं काम छोड़ के कैसे आ जाऊँ, इमरजेंसी का काम है जहाँ पर शादी का माहौल बना हुआ है, घर में पेंट होना है। तो सैम ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तब भी एलिस चुप नहीं हो रहा था और एलिस के रोने की आवाज़ें पीछे से बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो सैम ने बोला कि तुम इसे चुप कराओ ना। तो उनकी वाइफ बोली कि तुम्हें क्या लगता है मैं चुप कराने की कोशिश नहीं कर रही है, सुबह से बैक टू बैक रोए जा रहा है, ये चुप नहीं हो रहा। तो सैम उस साइड पे से जहाँ पेंट चल रहा था वहाँ से बहाना देके जब अपने घर पे लौटे तो उन्होंने देखा कि हल्की शाम हो गई है, 4-5 बज गए हैं और एलिस बराबर रो रहे हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्यों ना मैं भी नहा लेता हूँ और लगे हाथ एलिस को भी नहला देता हूँ, तो शायद एलिस को थोड़ा ठंडा माहौल मिले तो वो ठीक हो जाए। सैम ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैंने एलिस के पूरे कपड़े उतारे तो मुझे उसके पैर पे एक अजीब सा नीला सा दाग मिला, कोई ऐसा जैसे कोई गुम चोट लगी है या कुछ ना कुछ वहाँ पर लगा है। उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ एक लुक दिया और अचानक से पूछते कि अगर इसके साथ कुछ हुआ है, ये बेड से गिरा है या ऐसी चोट लगी है तो मुझे बता दो, बेफालतू में ऐसी कुछ भी चीज़ मत बनाओ जहाँ पर मेरा दिमाग किसी और तरफ चले या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ में चले कि इसको कोई बीमारी है, अब नॉर्मल चीज़ है, मेरे को साफ साफ बता दो अगर ऐसा कुछ हुआ है। सैम की वाइफ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो हमेशा उसके साथ रही थी, जब भी कुछ ऐसा हुआ, खेल भी रहा था, चल भी रहा था। तो सैम की वाइफ ने कहीं ना कहीं सैम को रियलाइज़ करवाया कि उन्होंने ऐसी पोजीशन नहीं आने दी कि एलिस को कभी कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन सैम के दिमाग में ये चीज़ घर कर गई थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जो चीज़ छुपाई जा रही है। अब होता गया ये सारी चीज़ देख के सैम जो है एलिस को नहलाता है, खुद भी नहाता है, बाहर आता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि थोड़ी देर इसे पंखे में रखो और देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उस टाइम भी एलिस जो था वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था और ये चीज़ समझ के परे हो चुकी थी कि इतना टाइम हो गया कि एलिस चुप क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो फाइनली सैम को लगता है कि अब काफ़ी रात हो रही है और हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये अमृतसर के एक हॉस्पिटल में एलिस को लेके जाते हैं। जब सैम अपनी वाइफ के साथ एलिस को लेके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर एलिस को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसका फीवर भी चेक करते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं किस चीज़ की दवाई दूँ, एलिस जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही उसे ज़ुकाम है, ना खांसी है, ना कोई दूसरे लक्षण दिख रहे हैं। तो जो सैम थे वो खड़े खड़े वहाँ पे यही देख रहे थे कि यार डॉक्टर भी सही कह रहे हैं, अगर कोई चीज़ दिख नहीं रही, महसूस नहीं हो रही, तो किस चीज़ की दवाई दी जाए। तो जब वो डॉक्टर ऊपर नीचे करके देख रहे थे कुछ कि कहीं आगे पीछे कुछ हुआ तो नहीं है, तो उनकी नज़र भी उस नीले धब्बे पे पड़ती है जो उनके पैर पे था। उसके बाद सैम ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने डॉक्टर को कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ देखा इस लुक से कि अगर कुछ हुआ है तो कम से कम डॉक्टर को तो बता दो। लेकिन उनकी वाइफ ने बोला कि ऐसा एलिस के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे हिसाब से फिर तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा कहीं ना कहीं कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और डॉक्टर वहाँ पे उन्हें फ्री कर देते हैं। तो सैम जब डॉक्टर के पास से बाहर निकले तो भी उन्हें संतुष्टि नहीं हो पा रही थी कि एलिस के पैर पे अजीब सा निशान कैसा है। उनके दिमाग में चल रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पैर में कोई ना कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी। उन्होंने क्या करा, अचानक से एलिस को नीचे करा और एलिस को चलाने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने क्या करा, अपने पैर जो थे जमीन पर लगाए ही नहीं, ऊपर ही रखे, लटकाए रखे। वहां से जाके सैम का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगा कि एलिस को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो सामने नहीं आ रही। उनके दिमाग में आया कि थोड़ी ही दूर एक बोन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाया जाए। तो सैम ने क्या करा, अपनी वाइफ को बोला कि एलिस को लेकर हम वहाँ चल रहे हैं, वहाँ पे दिखवाते हैं कि कोई पैर में दिक्कत होगी तो बोन स्पेशलिस्ट बता देगा। ये फटाफट से ऑटो करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो बोन स्पेशलिस्ट जो थे एलिस के पैर पर निशान देख के बोलते कि मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी एक काम करो, आप एक्सरे करा लो, एक्सरे में सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, उसके बाद ही कोई चीज़ पता चल सकती है। उसके बाद सैम ने बताया कि अक्षय भाई, एलिस की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, जहाँ वो चुप ही नहीं हो रहा था, और मैं अपनी वाइफ के साथ निकला और एक्सरे करवाने के लिए गया किसी हॉस्पिटल में। वहाँ से मैंने एक्सरे करवाया। तो एक्सरे लेके जब सैम अपनी वाइफ के साथ बोन स्पेशलिस्ट के पास पहुँचा तो एक्सरे देखने के बाद बोन स्पेशलिस्ट ने बोला कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब पैर में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, और मेरे हिसाब से तुम लोगों को शायद थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कैल्शियम की कमी हो सकती है जिस वजह से पैर में कुछ पेन वेन हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्सरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जो सैम थे वो अपनी वाइफ के साथ एलिस को लेके घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद सैम के दिमाग में पूरे टाइम यही चलता रहा कि कल शाम से एलिस रोए जा रहा है, आज पूरा दिन बीत गया, एलिस रो रहा है, क्या रीज़न है, कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि एलिस को हुआ क्या है।
बार बार उनकी नज़र एलिस पे पड़ती और वो एलिस को रोते हुए देखते और उनके दिमाग में बस यही चलता कि आखिर क्यों और क्या ऐसा हो रहा है। वो बार बार एलिस को उठाते खिलाते, लेकिन एलिस चुप होने का नाम नहीं लेता। धीरे धीरे क्या हुआ, ये रात भी इसी तरीके से गुजर गई जहाँ पर एलिस पूरी रात रोता रहा, लेकिन कोई भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। वो रोता रहा और सुबह 5-6 बजे रोता रोता वो सो गया। सैम ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे काम से कॉल आया और मैं काम के लिए निकल गया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कुछ भी हो तो मुझे बता देना, लेकिन उनके दिमाग में था कि 2 दिन हो गया, अब तीसरे दिन शायद एलिस ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। उन्होंने एलिस को देखा तो एलिस बहुत सुकून से सो रहा था। सैम अपने घर से निकले अपने काम के दौरान और काम पे जाकर उनका दिमाग पूरे टाइम घर पे ही रहा। दोपहर में फिर दोबारा कॉल आता है सैम के पास, जहाँ पर सैम की वाइफ उन्हें कॉल कर रही थी। तो सैम कॉल उठाते हैं और वहाँ से उनकी वाइफ बोलती है कि तुम घर पे आ जाओ, मुझे नहीं लगता हमारा जो एलिस है वो कहीं से कहीं तक ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और ये सुबह से जब से तुम गए हो उसके बाद ये रोए जा रहा है, इसको कोई ना कोई दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम घर आ जाओ। तो उस टाइम सैम का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। उन्होंने बोला कि मैं कल ही दोपहर में छुट्टी लेके आया था और मेरे को ये ऑनर कहीं से कहीं तक छुट्टी नहीं देंगे, तो तुम्हें समझना होगा कि मैं अचानक से ऐसे आ नहीं सकता। तो उनकी वाइफ भी बोली कि ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए करो, लेकिन मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्म करने का, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया। सैम ने कॉल काटा और सैम के दिमाग में यही चलता रहा कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, एलिस को क्या अचानक से हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा था कि बच्चा तो हमारा पहला भी हुआ है, लेकिन इस तरीके से वो कभी रोया नहीं, तो एलिस क्यों बैक टू बैक रोए जा रहा है। अब हुआ क्या, सैम ने बताया कि अक्षय भाई, मैं काम निपटा के जब शाम को घर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो आ रखी है, मेरी सासू माँ आ रखी है और वो कहीं ना कहीं एलिस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एलिस अभी भी रो रहा था। तो ये देखने के बाद सैम का दिमाग बहुत ज़्यादा घूम गया कि अभी भी जो एलिस है वो चुप नहीं हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली तीसरी रात थी जब ये सब कुछ हो रहा था। सैम के दिमाग में एक चीज़ आई कि हम इसे डॉक्टर के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमने इसे थोड़ा उस तरीके से देखने की कोशिश की जहाँ पर इसको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, इसके ऊपर कोई चीज़ करी गई हो, छोड़ी गई हो, कोई ऊपरी हवा आई हो। सैम के दिमाग में एकदम से आता है कि उनके एक दोस्त हैं जिनसे 1 साल पहले लास्ट उनकी बात हुई थी। उनके जो दोस्त थे वो पूरी तरीके से हैंडीकैप थे, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त थी। कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को सेंस कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि रात के 10:30 बज गए थे जब सैम यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। लेकिन फिर भी सैम ने अपने पापा से कंसल्ट किया कि पापा, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। उनके पापा ने भी यही बोला, एक काम कर, उससे बात कर ले। सैम ने बताया कि मैंने अपने दोस्त को कॉल करा जिसको सिद्धि आती थी, और वहाँ से जो उनके दोस्त थे वो बोलते कि अगर ऐसा कुछ भी तुझे लग रहा है तो तू फटाफट से एलिस को मेरे पास लेके आ जाए। सैम ने बताया कि उस टाइम पर अक्षय भाई, मेरे पास ना बाइक थी ना स्कूटी थी, तो मैंने अपने पापा को बोला, 2 गली छोड़ के उनके एक दोस्त रहते थे, उनके पास एक्टिवा स्कूटी थी, तो मैं एक्टिवा पर बैठा और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बैठी, एलिस को बीच में बैठाया और धीरे धीरे स्कूटी वो 30-40 की स्पीड पे लेते गए। उन्हें ये भी डर था कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई झटका ना लग जाए, कोई ब्रेकर ऐसा ना आ जाए जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वो जो उनका दोस्त था, मैंने बताया कि वो हैंडीकैप था, दोनों हाथों में उनकी सिर्फ 3-4 फिंगर मूव हुआ करती थी, वो बोल पाते थे। तो वो लेटे हुए थे अपनी जगह पर। तो सैम अंदर जाते और बोलते कि एलिस को एक बार देख भाई, क्या हुआ इसको। तो वो लेटे लेटे बस एलिस की तरफ देख रहे थे। और वो जो मदर लो आई थी सैम के साथ, वो तो बहुत बेचारा फील कर रही थी अपने आप को। वो गिड़गिड़ा के सीधा सैम के दोस्त को बोली कि बेटा इसे ठीक कर दे, तू जो मांगेगा हम तेरे को देने को तैयार है, बस तू इसे ठीक कर दे। जो उनके दोस्त लेटे हुए थे उन्होंने एलिस को इस तरीके से देखा ऊपर से नीचे, और वो समझ गए थे कि कुछ तो बहुत गलत है इस बच्चे के साथ। तो वहाँ पर एक और औरत खड़ी थी जो कहीं ना कहीं उनकी रिलेटिव आर की थी, जो उनके दोस्त थे। वो बोलती है कि कोई बीमारी है शायद इसे, ये निशान विशान आ रखा है, ये है वो है। उसने बहुत सारी बातें करी, लेकिन जो हैंडीकैप उनके दोस्त लेटे हुए थे वो अचानक से बोलते कि नहीं, ये कुछ ऊपरी मामला है। तो वो जो दोस्त वहाँ लेटे हुए थे उन्होंने सैम को देखा, और सैम ने बताया कि अक्षय भाई, वो जो दोस्त है ना मेरा, उसकी आंखों में ना एक बहुत बड़ा अफसोस सा दिख रहा था। लेकिन सैम ने फिर भी ये बोला कि भाई बता क्या हुआ। तो उनका जो दोस्त था वो बोलता है कि कोई नहीं, अब तुम इसे ले जाओ, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जो मुद्दे वाली बात थी, जो सैम ने बताई कि अक्षय भाई, जब हम अपने दोस्त के घर पहुंचे तब भी एलिस बैक टू बैक रो रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एलिस वहाँ से निकलते ही जब ये लोग स्कूटी पे बैठे तो एलिस जो है शांत होने लगा, जैसे आप देखते हैं बच्चा करते हैं। इस तरीके से सैम ने बताया कि एलिस जो है करने लगा। तो इन्हें लगा कि चलो ये भाई घर से निकला है तो कुछ ना कुछ दोस्त का आशीर्वाद मिला होगा, कुछ ना कुछ होगा, जिसकी वजह से एलिस शांत हो गया। अब सैम ने स्कूटी चलानी स्टार्ट की जब वो वापस आ रहे थे। रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे उन्हें वापस आते आते।
तो फाइनली क्या हुआ, रास्ते में एलिस जो थे वो सो गए। सैम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो फाइनली दोस्त ने कुछ तो ऐसा करा जिसकी वजह से एलिस जो है वो शांत हो गए। हालांकि जब ये लोग वापस आ रहे थे तो जो सैम के दोस्त थे उन्होंने बोला था कि मैं रात के 12 बजे के बाद प्रे करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो टाइम होता है वो रात को 11-12 के बाद ही होते हैं। जब सैम वापस आ रहे थे तो मदर इन लॉ बैठी हुई थी और मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा सुकून में थी कि चलो फाइनली एलिस जो था वो शांत हो गया। ये लोग घर पहुंचते हैं जहाँ पर जो सैम के फादर थे, मतलब एलिस के दादाजी, बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे। और उन्होंने जब देखा कि चलो फाइनली एलिस शांत हो गया, पूरा घर जो था देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। सैम ने बताया कि अक्षय भाई मैंने स्कूटी पार्क की और मैंने मदर इन लॉ से एलिस को अपने पास लिया। तो जब अंदर गया तो सबसे पहले तो जो मेरे पापा थे, सैम के पापा ने जिद करी कि एलिस को मेरे को दो, काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 घंटे मैंने इसे देखा नहीं है। तो एलिस को उन्होंने, पापा जी ने अपने हाथ में लिया और वो बोलने लगे, एलिस बेटा कैसा है, बेटा कैसा है, जैसे बच्चों को खिलाते हैं। तो फाइनली एक मोमेंट आया जहाँ पर सब ने रियलाइज़ किया कि एलिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो लोग वापस आ रहे थे तो जो एलिस था उसने दम तोड़ दिया था और सैम को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब सैम अपने घर पे पहुंचा और उन्होंने अपने पापा को एलिस को दिया, तब तक एलिस इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। सैम ने कैसे न कैसे अपने पापा को और अपने आप को, अपने परिवार को संभाला और सैम ने ये डिसीज़न लिया कि वो लोग पास के एक हॉस्पिटल में जाएंगे। तो सैम और उनके पापा एलिस को बीच में बैठा के हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर हॉस्पिटल जाने के बाद जो वहाँ नर्स थी उन्होंने बोला कि एलिस काफ़ी टाइम पहले ही जा चुके हैं। उसके बाद मॉर्निंग तक एलिस को उन्होंने अपने पास रखा, जहाँ बहुत सारे रिलेटिव आए। तो क्योंकि एक 6 महीने का बच्चा गुजरा था तो शमशान नहीं ले जाए जा सकते थे, तो उसे दफनाना था। सैम ने मुझे बताया कि अक्षय भाई जब हम दफनाने के लिए गए थे तब जब नीलाने के लिए एलिस को वहाँ पर बैठाया गया और उसके सारे कपड़े उतारे गए तो उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी थी, पूरी ब्लू पड़ चुकी थी, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ कोई बहुत बुरी छेड़छाड़ की गई है। तो उसके बाद सब घर पे आए, सैम काफ़ी रोए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, पूरा घर परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसके बाद सैम को उनके जो दोस्त थे हैंडीकैप, उनका कॉल आया कि जब तू इन सब चीज़ों से फ्री हो जाए तो मेरे पास एक बार आइयो। 13 दिन जब ख़त्म हो गए उसके बाद सैम अपने उन दोस्त से मिलने गए जो हैंडीकैप थे, जिनको सिद्धि आती थी। और उन्होंने बोला कि मैंने जब एलिस को देखा था मैं तभी समझ गया था कि अब एलिस को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम इन चीज़ों में, कहीं ना कहीं एलिस को बचाने में। तो सैम ने बोला कि भाई क्या हुआ था, पूरी बात मुझे बताएगा, तू तो देख सकता है ना क्या हुआ था एलिस के साथ। तो वो जो हैंडीकैप दोस्त थे उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे घर के बगल में जो औरत रहती है ना, वो किसी दिन तुम्हारी वाइफ को लेकर कहीं बाहर गई थी और उसने तुम्हारे बच्चे के जो गीला लंगोट था उसमें से कुछ काट के रख लिया अपने पास, कुछ ना कुछ उसका ऐसा आइटम ले लिया था, चाहे वो दूध पीने वाली बोतल हो जो झूठी हो गई थी उसमें से दूध ले लिया हो, या एलिस को खिलाते खिलाते उसके पास से कुछ ना कुछ ले लिया था, जिसकी वजह से एलिस के ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक किया गया था। तो जो सैम थे वो वहाँ पर पूरी तरीके से दहल गए थे, क्योंकि वो जो बगल वाली औरत थी वो तो उनकी बड़ी वाली बच्ची के साथ भी खेला करती थी, वो घर पे आया जाया करती थी, तो वो ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकती थी। तो उन्होंने बोला जो हैंडीकैप दोस्त थे कि भाई देख अब तू अपनी वाइफ से बात कर कि एक्चुअली में हुआ क्या था, किस दिन वो लोग बाहर गए थे। सैम रोते रोते अपने घर तक आए, जहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम लोग कहीं गए थे क्या, बगल वाली जो आंटी है उनके साथ कहीं गई थी तुम। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो जो बगल वाली आंटी है वो एक दिन बोली मुझे कि उनकी जो बहन है उनकी नई नई शादी हुई थी और उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो जो सैम की वाइफ थी उनको बोला, उनकी जो बगल वाली आंटी थी वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे जो मेरी बहन है जिसकी शादी हुई उसको बच्चा नहीं हो रहा, तो वो उस ससुराल वाली नर्स से मिलना चाहती है, उनसे कुछ मेडिकेशन और दवाइयाँ लेना चाहती है जिससे उनकी जो बहन है जिनकी नई नई शादी हुई उसका बच्चा हो जाए। और ये लोग गए थे, उनका जो ससुराल था वो काफ़ी दूर नहीं था, आधा घंटा 40 मिनट दूर था, और वो नर्स से मिल के भी वापस आई। लेकिन उस दिन के बाद वो जो आंटी थी वो कभी घर में आई नहीं। तो ये सब कुछ इसलिए करा गया था क्योंकि जो बगल वाली आंटी थी उनकी जो बहन की नई नई शादी हुई थी, जहाँ पर बच्चा नहीं हो रहा था,
तो उन्होंने सोचा कि एक जान छीन कर दूसरी जान वहाँ पर पहुँचाई जाए। सैम को जब ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने अपने घर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए कि अब बगल वालों से कोई भी नहीं मिलेगा, कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि सैम ने बताया कि अक्षय भाई इन चीज़ों का असर देखो कैसे होता है। जो उनकी बहन थी जिनकी नई नई शादी हुई थी, उसका बच्चा तो क्या ही होता, उसका डाइवोर्स हो गया और वो अब उससे अलग हो गई है। जो आंटी है उनकी ज़िंदगी भी ऐसी हराम हो गई है कि क्या ही बताया जाए। सैम ने बस आखिरी में आके ये बोला मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर किसी के घर में नई संतान आ रही है तो वो थोड़ा सा होशियार रहे, अपने किसी भी प्यारी सी चीज़ को किसी के हाथों में ना सौंप दे कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले बुरी तरीके से। इनसे वो ऑलरेडी गलती हो चुकी थी और ये हर घर परिवार में ये गलती होती है कि जब उनके घर में कोई नई संतान आती है तो वो इस तरीके से दूसरों के हाथों में घूम रहा होता है जैसे शादी में कोई डोंगा होता है ना जिसमें सब्जी होती है कि आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। हर घर में ना संतान प्राप्ति की कामना की जाती है और सैम के साथ और उसके परिवार के साथ जो विश्वासघात हुआ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें खुले में छोड़ना बिल्कुल आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। पहले वो ज़माना था हमारा खुद का जब हम खुले में खेलते थे, दूसरों के घर में जाके खाते थे, लेकिन इंसान जब ना उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था जिस टाइप का आज हो चुका है। अब जब आप ये पूरी वीडियो देख चुके हो तो आप शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जिनकी नई नई संतान हुई है, या फिर आपने देखा होगा ना कि दादा दादी पहले के टाइम पे ऐसे होते थे कि आप भी खेल लो, आप भी खेल लो, दूसरों को भी खिला लो। तो अब वो ज़माना थोड़ा सा दूर रह गया। तो अब सलामती आपके हाथ में है और मैं हर किसी पर शक करने के लिए आपको नहीं बोलता, लेकिन अब आपके हाथ में है कि चीज़ें आपको कैसे लेके चलनी है। मेरी हमेशा से यही रिक्वेस्ट रही है जो नए यूज़र हमारे चैनल पे आए, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, जो कहीं ना कहीं सोचते हैं, समझते हैं कि कुछ अवेयरनेस मिल रहा है आपको हमारी वीडियोस के थ्रू, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता रहे, आप चीज़ों से अवेयर रहें। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। तो हमारे नए एपिसोड्स वहाँ आने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो कैमरा के सामने आकर अपना पूरा रियल अवेयरनेस वीडियो लोगों के सामने डाल सकते हैं। कुछ भी पैरानॉर्मल आपके साथ हुआ हो, प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है, उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और एक बार मेंशन कर देना व्हाट्सअप पे कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, कैमरे पे चीज़ें बताना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार टीम उसे रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो तब आप कैमरे के सामने सब कुछ जो है बता सकते हैं। जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द एंड यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप से उतना ही प्यार बनाए रखें। और नेक्स्ट वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।